So today we are going to talk about the first we were talking about parturition ना, वो रह गया अपना. So what do you understand by parturition? Child birth. ठीक है कि बच्चा पैदा किस तरीके से होता है. इनफर्टिलिटी हमने डिस्कस कर लिया था, हॉर्मोन्स हमने कर लिए, मैटरनल चेंजेस कर लिए. नाउ वी कम टू द parturition. So the pregnancy terminates either in abortion or parturition. अगर 28 वीक्स से पहले प्रेगनेंसी में बच्चा डिलीवर हो जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एन अबॉर्शन. आफ्टर 28 वीक्स इट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड बर्थ और parturition. When pregnancy terminates at or before the 28 weeks of gestation as per the Indian standard, but the standards vary all over the world. In India, up to 20 weeks of abortion is allowed according to the MTP Act, medical termination of pregnancy. और unwanted pregnancy की termination अगर patient चाहता है तो 20 weeks तक allowed है. Few months back, only 12 weeks तक pregnancy की termination allowed थी by a single doctor. अगर excuse me, हाँ, तो कुछ हफ्ते पहले तक, इनफैक्ट जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, पहले सिर्फ 12 वीक्स तक ही प्रेगनेंसी की अबॉर्शन अलाउड थी बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय अ सिंगल डॉक्टर. अगर 12 वीक से, बेटा प्लीज चुप करके सुन लो, अगर 12 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी थी तो 3 डॉक्टर्स के, मैंने बाहर निकाल देना, चू चू एक जाने की भी नहीं आनी चाहिए मुझे बीच में. अगर 12 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी थी लेकिन 20 वीक से लेस थी तो मतलब विद इन 12 to 20 वीक्स 3 डॉक्टर्स का पैनल बैठता था जो डिसाइड करता था कि इसकी अबॉर्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसी की, इफ द पेशेंट इज डजंट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी. नाउ रिसेंटली द रूल हैज बीन चेंज्ड कि अप टू 20 वीक्स अ सिंगल डॉक्टर कैन गिव द कंसेंट टू एन अनमैरिड गर्ल फॉर गेटिंग अबॉर्शन डन. ठीक है. अदरवाइज नॉर्मली लेस देन 28 वीक्स की किसी भी प्रेगनेंसी को हम अबॉर्शन लेबल कर देते हैं या मिसकैरेज लेबल कर देते हैं. और अगर उसके बाद क्या बच्चा फुली डेवलप्ड है तो वी कैन नॉट एक्चुअली अबॉर्ट द चाइल्ड, मतलब हम लोग उसको पीस मील में बाहर नहीं निकाल सकते. इट हैज टू बी डिलीवर्ड अलोंग विद द प्लेसेंटा. सो दैट इज नोन एज द parturition आफ्टर 28 वीक्स. ठीक है. सो नॉर्मली प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स एट टर्म मतलब 36 to 38 वीक्स. ठीक है. 36 वीक्स की प्रेगनेंसी को हम एट टर्म मानते हैं. अप टू 40 वीक्स इट कैन कंटिन्यू, नो इश्यूज. मोस्टली 36 to 38 वीक्स के बीच में parturition ऑटोमेटिकली हो जाता है. ठीक है. When pregnancy completes its full duration, it is known as a term pregnancy. अगर उससे पहले है तो प्री टर्म. ठीक है. प्री टर्म डिलीवरी ऑफ द fetus at term through the vaginal route is called parturition. क्यों इसने बोला? क्योंकि डिलीवरी सिजेरियन से भी होती है. LSCS हम, ठीक है, LSCS जो है दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें वी आर कटिंग ओपन द एब्डोमेन एंड द यूट्रस एंड डिलीवरिंग द चाइल्ड. सो दैट इज ऑल्सो डिलीवरी. बट जो विजाइनल डिलीवरी से नॉर्मल डिलीवरी का जो रूट है उसको हम parturition बोलते हैं क्योंकि इसमें हम डिलीवर कर रहे हैं. द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी इज नॉट हैपनिंग. Vagina is the cervix is not getting dilated, os is not opening. So normal process जो होता है डिलीवरी का वो नहीं होता LSCS में. LSCS ज्यादातर प्री डिसाइडेड होता है या एट द मोमेंट ऑफ लेबर व्हेन द पेशेंट इज अंडर लेबर. लेकिन डिलीवरी बेटे जिसका भी पानी है वो दे देना, इधर रख देना, जूठा तो नहीं. या फिर एट द टाइम ऑफ लेबर अगर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर, कई बार क्या होता है बच्चे के नेक के अराउंड कॉर्ड होती है तो उस बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती, या फिर ऑस 2 सेंटीमीटर्स के बाद डायलेट ही नहीं होती, ऑस कंस्ट्रिक्टेड रहती है, मतलब बर्थ कैनाल उसका छोटा है तो बच्चा डिलीवरी नहीं हो पाता. ऐसे केसेस में हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है. करीबन 60 to 70% केसेस में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इसका बच्चे का सिजेरियन ही होगा क्योंकि कॉर्ड अराउंड द नेक हो या जो बर्थ कैनाल है उसकी डेप्थ वाइड नहीं है तो भी ऑलरेडी नो के नॉर्मल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट को उसी हिसाब से एडवाइस कर दिया जाता है. अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल ये होता है कि
बहुत सारे सिजेरियन होने लग पड़े हैं एंड द डॉक्टर्स आर डूइंग द सिजेरियन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, वेयर एज यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन द फैक्ट कि अराउंड 20 years बैक या 25 years बैक वी डिड नॉट हैव दीज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। ना तो सोनोग्राफी उतनी अच्छी थी, ना बर्थ कैनाल की मेजरमेंट करने की हमारे पास कोई बहुत सारी ऑप्शंस होती थी। तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से मतलब यू कुडंट डायग्नोस बिफोर कि ये बच्चा नॉर्मल पैदा होगा या नहीं होगा। तो एट द टाइम ऑफ लेबर रिस्क लिया जाता है। आर द एसीज ओपन? उधर से करो फिर इसको। So at the time of the labor कुछ रिस्क लेना पड़ जाता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि पहले से इसका हमें करना पड़ सकता। ये नहीं ऑन हो रहे क्या आज? तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरीज पहले ज्यादा होती थी, सिजेरियन कम होते थे। जैसे जैसे अपनी मेडिसिन प्रोग्रेस हो रही है, हमारे पास डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वी ऑप्ट फॉर हैविंग अ सेफर डिलीवरी for the mother as well as the child. So the number of cesareans have increased. Obviously money factor will always be there, because कुछ भी कहो ये एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन इसलिए प्रोफेशन किसी में भी हम घुसते हैं तो पैसा तो कमाते ही हैं, लेकिन ये रीजन सिर्फ नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए ही सिजेरियंस हो रहे हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू इन द एक्चुअल सिनेरियो। बिग क्वेश्चन, मेनी डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, बट अकॉर्डिंग टू मी the reasons for more cesareans is because the diagnostic tools have increased as compared to the previous 10-20 years. ठीक है? When the fetus is delivered after 28 weeks and before the 37 week of gestation, it is called a premature infant. Post 37 weeks पे हम नहीं बोलते, we say around 34 weeks. 8th month of pregnancy में बच्चा फुली डेवलप्ड होता है और सरवाइव कर सकता है। इनफैक्ट आफ्टर 7 months of pregnancy, the child can survive outside the mother easily. Even 6 months, 6 महीने का बच्चा भी सरवाइव करता है, but it requires lots of attention. 7 months का comparatively less attention. 8 months पे तो अगर आप बिना उसको NICU ये नियोनेटल आईसीयू में रखे बिना भी आप उसको बच्चे को मदर को हैंड ओवर कर सकते हैं, बच्चा सरवाइव कर जाता है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस रिमेन्स रिलैक्स इन मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। क्यों? प्रोजेस्टेरोन है और एक दूसरा रिलैक्सिन हार्मोन था। रिलैक्सिन हार्मोन जब ईस्ट्रोजन के साथ काम करता है तो वो डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। जब ये प्रोजेस्टेरोन के साथ काम करता है तो ये यूट्रस को रिलैक्स्ड रखता है। ठीक है? ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो, प्रेगनेंसी सस्टेन हो सके। इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, यूट्राइन मसल्स सिंथेसाइज मोर कनेक्शन। कनेक्शन किसमें पढ़ा हुआ है हमने? पहले कनेक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। गैप जंक्शंस में कैसा प्रोटीन होता है ये? हाँ, इट्स 6 units which are surrounding this, है ना? So hexagonal protein having 6 units, ये हमने गैप जंक्शन में पढ़ा है। यही प्रोटीन जो है इसकी सिंथेसिस लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है जब डिलीवरी होने वाली है। दिस फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोमेट्रियम। ऑब्वियसली जब गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्शन ने एक कनेक्शंस बना दिए हैं तो यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। जैसे अपना हार्ट में सिंसिटिया बन जाते हैं, हार्ट में सिंसिटियाज हैं एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ यूनिट, उसी तरीके से यूट्रस विल नाउ कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। ठीक है? However, the cervix of the uterus becomes soft due to enzymatic lysis of the collagen fibers. बिल्कुल ईस्ट्रोजन लेवल इस समय हाई है, वो सर्विक्स को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा और सर्विक्स सॉफ्ट होने के बाद डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। रिलैक्सिन secreted from the placenta and ovaries facilitates the cervical softening. Estrogen induces the synthesis of oxytocin receptors which enhances smooth muscle endometrium. One of you go and talk about the AC के क्यों नहीं होना रहा। तो ये सारा प्रोसेस होता है बिफोर द बर्थ। प्लीज कंसंट्रेट। ठीक है? कि स्मूथ मसल जो है वो पहले वीक्स में रिलैक्स होते हैं, बाद में
उनमें कनेक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिसके कारण जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पूरा का पूरा यूट्रस एज ए सिंसिटियम वर्क करेगा। सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद ही फैसिलिटेट होगा बच्चे का बाहर मूव करना एंड सर्विक्स का डायलेट होना, ठीक है। एंड देन रिलैक्सेंट जो है वो क्या करता है, वो आपके सर्वाइकल सॉफ्टनिंग को और डायलिटेशन को हेल्प करता है। एंड लास्टली ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इसके ऊपर बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही डिलीवरी होगी ऑक्सीटोसिन आके अपने रिसेप्टर पे अटैच होगा एंड इट विल फैसिलिटेट द कॉन्ट्रैक्शन। प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइंस इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ लेबर। क्या क्या साइंस होते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, पहले स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, विद इन 2 to 3 आवर्स कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट्स के ऊपर आनी शुरू हो जाती है, देन 5 मिनट्स देन 2 मिनट्स। मतलब the frequency of the contraction it keeps on increasing after 2 to 3 hours. Mostly your labor is a process of 2 to 3 hours, लेकिन कुछ cases में it can continue up to 24 hours or even more than that, ठीक है। We avoid these days. Again, ये भी एक बहुत बड़ा reason है cesarean होने का कि comparatively the females are not as strong as they were in the older days, so they cannot actually tolerate the labor hours. After some time they get so exhausted that we have to opt in for a cesarean instead of letting the getting the lady more, putting the lady in more problem, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले हुई, फिर म्यूकस डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, कई बार वो थोड़ा सा पिंक स्टेन्ड या ब्लड स्टेन्ड भी हो सकता है, क्योंकि सर्विक्स बहुत सॉफ्ट है और डायलेट करना शुरू कर चुका है, तो उसके ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली वहां पे टूटेंगे। जब डायलिटेशन होगी तो ब्लड वेसल्स टूटेंगे, जिसके कारण ब्लड स्टेन हो सकता है, ठीक है। फिर कमेंसमेंट ऑफ डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल लॉस नहीं हुआ, कर दो। इंटरनल लॉस एक एक्सटर्नल लॉस है, उसको कुछ नहीं होता, वो अपनी पोजीशन वैसे ही मेंटेन करती है। सर्विक्स के अपर एंड पे इंटरनल लॉस है जो क्लोज रहती है, करीबन 37 वीक्स में वो अपने आप थोड़ी खुलनी शुरू हो जाती है। एट द टाइम ऑफ लेबर वी से इट इज 2 फिंगर डायलिटेशन। इफ यू रिमेंबर 2 फिंगर डायलिटेशन जब हो जाती है, अगर आप लोगों को पता है, तो दैट इज नोन एज अ कमेंसमेंट ऑफ लेबर। हम लोग क्या करते हैं, विजाइना में फिंगर डाल के देखते हैं कि ऑस कितना ओपन है। अगर सिर्फ 1 फिंगर आपके अंदर जा रही है उस ऑस के, तो दैट मीन्स कि अभी डिलीवरी होने के कोई चांसेस नहीं है। जब 2 फिंगर्स हमारी अंदर जाती हैं, इट इज 2 फिंगर डायलिटेशन, तो वी नो दैट द पेशेंट हैज स्टार्टेड द लेबर, ठीक है। बच्चा कब डिलीवर होता है, जब 4 to 5 फिंगर्स जाती हैं, मतलब फ्रॉम 2 फिंगर डायलिटेशन द डायलिटेशन स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज, ठीक है, टिल द डिलीवरी। So stage 1 is the stage of dilatation of cervix. This is a preparatory stage during which the cervix dilates to allow the expulsion of the fetus. First, the formation of bag of membranes and forewater occurs, and then the membrane ruptures. क्या होता है, obviously जो बच्चा है वो अपना placental membrane में या amniotic cavity covered by the placental membrane में है, तो what will happen, जब भी यूट्रस डायलेट करेगा तो वो बैग पहले बाहर को आएगा, तो मेम्ब्रेन आपको फील होती है। when you are doing the vaginal examination you can feel the membrane with your fingers, तो वो मेम्ब्रेन जो है वो पहले बाहर को मतलब प्रोजेक्ट करेगी, फिर वो ब्रेक करेगी, वाटर रिलीज होगा, उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट होती है, ठीक है। समटाइम्स ये मेम्ब्रेन्स ब्रेक नहीं करती जबकि डायलिटेशन 3 या 4 फिंगर हो चुकी है। सो व्हाट वी डू आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ARM। वी जस्ट यूज अ फोर्सेप, नॉर्मली एक फोर्सेप लेते हैं और उसे अपने फोर्सेप्स अलग होते हैं, जो सर्जिकल फोर्सेप्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, दे आर ब्लंट, सो दैट किसी तरीके का भी इंजरी क्रिएट नहीं हो। तो फोर्सेप्स से उस मेम्ब्रेन को हम लोग थोड़ा सा तोड़ देते हैं ताकि बच्चा आराम से डिलीवर हो सके। कई बार बच्चा इन द बैग डिलीवर होता है, मेम्ब्रेन टूटी नहीं है और इतना डायलिटेशन हो चुका है कि बच्चा अपने आप डिलीवर होगा। दिस हैपेंस इन 3rd और 4th डिलीवरी मोस्टली। 1st 2nd डिलीवरी में बहुत मुश्किल है, 3rd 4th डिलीवरी में ज्यादातर हो जाता है। ऐसे प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है, कल्डी-सैक, CULDESAC। बेटा आप लोग ना एनाटॉमी में ये पढ़ा हुआ है आपने, आप पता नहीं क्यों कंसंट्रेट नहीं करते हो व्हेन यू क्लासेस। अच्छा,
So this is known as cul-de-sac delivery, which according to the traditional myths is considered very lucky. जो बच्चा बैग के अंदर ही पैदा हुआ है उसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा लकी बच्चा है, क्योंकि कुछ भी अगर अब नॉर्मल होता है तो वो यहाँ लकी हो गया, अनलकी होगा, तो इट इज कंसिडर्ड लकी। वैसे ऐसा कुछ है नहीं। द थिंग इज द मेम्ब्रेन थोड़ी थिक होती है जिसके कारण वो बर्स्ट नहीं करती, वेजाइनल कैनाल ज्यादा डायलेटेड होता है। बच्चा अगर प्री मेच्योर होगा या डिलीवरी अगर लेट होगी, मतलब सॉरी थर्ड या फोर्थ डिलीवरी होगी, तो ऐसे में cul-de-sac डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। देन स्टेज 3, दिस इज अ स्टेज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ और आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में क्या आएगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, बच्चा डिलीवर हो गया, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी, दांत में अंदर रह गया प्लेसेंटा। व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बेटा प्लीज कीप क्वाइट, तुम में से ना आधे बेहोश होंगे जब डिलीवरी देखेंगे, लिखवा लो आज मेरे से। कंसिडर योरसेल्फ ओवर स्मार्ट, बट प्रॉब्लम इज के यू आर नोवेयर नियर स्मार्ट। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा इज लेफ्ट इनसाइड। तो एक बार बच्चा डिलीवर होने के बाद मदर भी रिलैक्स हो जाती है और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस भी कम हो जाती हैं। So sometimes if the uterine contractions do not start again, तो जो आपका प्लेसेंटा है वो अंदर ही रह जाता है। This condition is known as PPH। क्या होता है इसमें कि अगर प्लेसेंटा अंदर ही रह गया, अपने आप एक्सपेल नहीं हुआ या हमने उसको फोर्सिबली एक्सपेल नहीं किया, तो it becomes a foreign body for the mother। तो what the mother's uterus will do, it will keep on bleeding ताकि किसी भी तरीके से ये निकल जाए। तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग चलती रहती है। पोस्टपार्टम हेमरेज PPH, विच इज वेरी डेंजरस, मेटरनल मोर्टेलिटी का बिगेस्ट कॉज है इन इंडिया। मेटरनल मोर्टेलिटी का बहुत मेजर कॉज है PPH। क्यों? बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ द प्लेसेंटा या प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। कई बार प्लेसेंटा डिलीवर होते हुए बिल्कुल टूट जाता है, तो कुछ पीसेस अंदर रह गए, कुछ बाहर आ गए। तो इसमें भी क्या होगा? कंटिन्यूअस ब्लीडिंग चलती रहेगी और पेशेंट ब्लीड्स टू डेथ। So what we have to do is we have to deliver the placenta by hook or crook. Now since the uterus is very soft, the cervix is very soft, we cannot use any of the instruments. अगर हम instruments use करेंगे हम 100% uterus का rupture करेंगे। So it has to be done with the help of your hands। ठीक है, वो hand से ही expel किया जाता है। We have to scoop the whole uterine cavity and piecemeal में उसको placenta को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये आफ्टर बर्थ का जो प्रोसीजर है, जो एक्सपल्शन है, वो आपकी स्टेज 3 होती है। सारी मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा सब बाहर आ जाना चाहिए। कुछ भी बॉडी के अंदर रहेगा तो वो फॉरेन बॉडी एक्ट करेगा, कंटिन्यूअस हैमरेज होती रहेगी एंड इट विल बी द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। दिस इज हाउ दे आर शोइंग द, ये हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी दिखाई है जिसमें के हेड पहले आता है। कुछ ब्रीच डिलीवरीज होती हैं जिसमें आपकी लेग्स पहले बच्चे की बाहर आती हैं। दिस इज ईजियर टू डिलीवर अगर उसकी सर्वाइकल प्रेजेंटेशन है, हेड प्रेजेंटेशन है, तो वो ईजियर होती है क्योंकि सिर बड़ा होता है और बाकी का बॉडी बहुत आराम से बाहर आ जाती है। अगर पहले लेग्स हैं या फुट है तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज फिर आपको पहले शोल्डर्स को भी डिलीवर करना पड़ता है एंड देन द हेड। सो मोर मैनिपुलेशन इज रिक्वायर्ड इन ब्रीच डिलीवरी, इसीलिए ब्रीच डिलीवरी को डिफिकल्ट डिलीवरी माना जाता है। आजकल अगेन बिकॉज हम लोग ब्रीच बहुत पहले ही डायग्नोज कर देते हैं, तो हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि गो इन फॉर अ सिजेरियन टू हैव अ सेफर, इट्स सेफर। ब्रीचेस अगर आप सिजेरियन करवा देते हो आपके लिए भी सेफर है, पेशेंट के लिए भी सेफर है। लेकिन कुछ केसेस में पेरिफेरी में वी हैव टू गो इन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द ब्रीच पेशेंट। देन थर्ड होती है ट्रांसवर्स पोजीशन, जिसमें बच्चा ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है। किसी भी केस में वो बच्चा नॉर्मली वेजाइनल डिलीवर नहीं होगा, उस केस में आपको झक मार के भी LSCS करना ही पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा, व्हाटएवर हैपेंस, क्योंकि ट्रांसवर्स बच्चा कभी भी ब्रीच में या सर्वाइकल पोजीशन में खुद नहीं आएगा। इन सम केसेस वी कैन मैनिपुलेट एक्सटर्नली, ऊपर से हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा ट्रांसवर्स है, फुल ट्रांसवर्स है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। So this was your parturition. This is shown how the thing is coming out. ये आपका कैस्केड है, we need not discuss it. पता है हमको, ये बाद में पढ़ना अपना जब आप लोग
गायनी पढ़ोगे। Okay, so now we come to the physiology of the breast and the lactation, which is the last topic I guess. इसके अलावा कुछ और रह नहीं गया, कुछ रह जाएगा तो अपन देख लेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर एनाटॉमी में हो चुका है, पढ़ चुके हो, पता है। एल्वुलाई है, एल्वुलाई में मिल्क बनता है, एल्वुलाई से डक्ट्यूल्स हैं, डक्ट्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म द लैक्टिफेरस डक्ट्स, लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन इनटू द लैक्टिफेरस साइनस, साइनस इज ओपनिंग एट द निपल, ठीक है, क्लियर है। एल्वुलाई, डक्ट्यूल्स, lactiferous duct, lactiferous sinus opening up at the nipple. So this is the structure of the breast. Lots of fat, fat जो है after puberty होता है, पहले rudimentary stages में ही रहता है। इसमें हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंट्रायूट्राइन लाइफ आपको पता ही है। ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यू कैन सी द एल्वुलस, दिस इज कट ओपन, तो ऐसे ये सेल्स हैं जो कि मिल्क सीक्रेट कर रहे हैं, ये आपका फुल ऑफ एल्वुलर सेल्स है, मायोएपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके डक्ट्यूल्स की एंड मिल्क एक्सपल्शन हो सके, ठीक है, एंड देन लॉट्स ऑफ कैपिलरीज एंड प्रॉपर ब्लड सप्लाई। नाउ व्हाट हैपेंस टू द ब्रेस्ट आफ्टर बर्थ? द ब्रेस्ट इट इज रिग्रेस्ड, है ना, मतलब डेवलप्ड नहीं है, रिग्रेस्ड फॉर्म में ही रहती है टिल द प्यूबर्टी। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स ही नहीं है अभी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं, ईस्ट्रोजन उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन उसके मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, तो अभी वो दोनों चीजें है ही नहीं, हार्मोन लेवल कम है प्यूबर्टी से पहले। तो व्हाट इज हैपनिंग कि ब्रेस्ट आपकी रिग्रेस्ड फॉर्म में रहती है। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट अकर्स विद द जर्नल ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिल प्यूबर्टी विच इज प्रोपोर्शनेट टू द सोमैटिक ग्रोथ। जितना बच्चा बड़ा होता है उतना ही आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। सोमैटिक ग्रोथ इज बॉडीली ग्रोथ। प्यूबर्टी पे क्या होगा? द ब्रेस्ट इज स्मॉल विद लेस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। With the onset of puberty, marked enlargement of the breast. क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ गया है। ईस्ट्रोजन आपका ब्रेस्ट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। The breast enlargement is significantly contributed by the fat deposition. Again, fat deposition में भी ईस्ट्रोजन का रोल है। Estrogen is helping both in the fat deposition as well as the growth of ductules and ducts, ठीक है। When the menstrual cycle starts at puberty, progesterone secretion commences in the luteal phase which contributes to breast enlargement. मतलब जब आपका luteal phase में क्या हो रहा है? luteal phase में progesterone बढ़ रहा है, we know that. तो estrogen पहले ही हाई है, luteal phase में progesterone और बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो luteal phase है, जो progesterone वाला phase है, just before the menses वाला जो phase है, उसमें breast की engorgement सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो अपना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, पीएमएस जिसको अपन बोलते हैं, उसमें ब्रेस्ट पेन बहुत कॉमन सिम्टम होता है फीमेल्स में, ठीक है। द एरियोला enlarges becomes more pigmented. This happens at puberty. Then menstrual cycle में क्या होगा? टेम्परेरी चेंजेस होंगी, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। प्लीज डोंट टॉक। डिफरेंस, बेटा आप दोनों बाहर निकल जाओ, कंटिन्यूस बातें करी जा रहे हो, दोनों चश्मे वाले बाहर जाओ, फालतू में डिस्टर्ब करी जा रहे हो बिना बात के। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, बोल बोल के दूसरों को डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है। आउट। सो टेम्पररी चेंजेस डिफरेंट साइकिल्स में होते हैं ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ डक्टल एंड एर्गोरियल टिश्यू। देखो फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग 28 डेज ऑफ द साइकिल, फ्लक्चुएशंस, तो कंटिन्यूअस साइकिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चेंजेस होते रहते हैं। Actually, males actually do not need to study this because now they are so highly uncomplicated and stupid creatures, to be very frank. एक टेस्टोस्टेरॉन है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, कुछ और करना ही नहीं तुम्हें। But it is the truth. It is a hard fact. Seriously, it is a fact of life. कि what they are having nothing. One single testosterone जिसमें कोई पीक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, and a single sperm, that's all. Idiots. Respect the women who are going through so much of estrogen, progesterone, prolactin, relaxin, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. Just imagine, every month of the cycle, they are having so much of fluctuations and so much of hormones which are affecting everything.
डोपामीन के लेवल को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ब्रेस्ट पे अफेक्ट कर रहे हैं, यूट्रस पे अफेक्ट कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन एवरी मंथ फॉर देयर होल लाइफ. ठीक है, अब सुन लो क्या है. सो टेम्पररी चेंजेस ब्रेस्ट में होती हैं. ल्यूटियल फेज में ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एल्वेओलर ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन ऑलरेडी है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया तो प्रोजेस्टेरॉन ने डक्टल ग्रोथ और कर दी. इसीलिए एज आई सेड ल्यूटियल फेज में आपके प्रेग्नेंट पीएमएस में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ब्रेस्ट पेन इज अ वेरी कॉमन सिम्टम. ठीक है, अब प्रेगनेंसी में क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट ब्रेस्ट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपकी ब्रेस्ट की इंलार्जमेंट ज्यादा हो जाती है. वैसे नॉर्मली सेकेंड मंथ से ब्रेस्ट इंलार्जमेंट शुरू हो जाती है. जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे थर्ड मंथ से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाता है. वी नो दैट, है ना, क्योंकि प्लेसेंटा ने प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर दिया है. 5th मंथ तक पीक हो जाता है उसका. तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि उस प्रोजेस्टेरॉन के कारण आपकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बढ़ती रहती है. सो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन. सोमैटोट्रोपिन क्या कर रहा था? इट वाज प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट इन द पेशेंट. ठीक है, द एप्रिशिएबल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट अकर्स आफ्टर द सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन. एरियोला, निपल्स साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, पिगमेंटेड हो जाएंगे. मॉन्टेगमेरी ट्यूबिकल्स अपेयर इन द ओरियोला. ओरियोला क्या है? निपल के आसपास का जो एरिया है विच इज पिगमेंटेड, दैट इज नोन एज ओरियोला. उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट ट्यूबिकल्स से दिखते हैं. विच समटाइम्स द पेशेंट से इसके पस हो गया या क्या हो गया. इट्स नथिंग, इट्स मॉन्टेगमेरी ट्यूबिकल्स. व्हाट इज इट? कि अब मिल्क सिक्रेशन मतलब बनना शुरू हो गया है ब्रेस्ट में, तो उसके कारण वो छोटे छोटे ट्यूबिकल्स ओरियोला पे आ जाते हैं. नो नीड टू वरी, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल. Alveoli ducts and glands increase in size. In the last trimester, alveoli differentiate into secretory glands. Hypertrophy हो जाएगी. इन सारे चेंजेस में ब्रेस्ट को आपने प्रिपेयर कर दिया फॉर लैक्टेशन. लैक्टेशन के समय क्या होगा? निपल थोड़ा सा बाहर को प्रोजेक्ट हो जाएगा. प्रोलैक्टिन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, कहां से आता है प्रोलैक्टिन? एंटीरियर पिट्यूटरी से. ये आपको दिखाया मॉन्टेगमेरी ट्यूबिकल्स and the growth and vascularity. Now lactation होता कैसे है? Though prolactin level is higher in the later part of the pregnancy, milk production does not occur due to inhibitory effect of estrogen and progesterone at their higher concentrations on lactogenesis. अब ये देखो आप कि जब तक प्रेगनेंसी चल रही है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हाई है, क्योंकि पर्पस क्या है कि प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से मेंटेन रख सके. ठीक है, जब डिलीवरी होगी तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एकदम से कम होंगे. उस समय प्रोलैक्टिन उसका सिक्रीशन बढ़ेगा. है तो हाई, मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, लेकिन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इतने हाई है उन्होंने प्रोलैक्टिन को सप्रेस किया हुआ है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ये प्रेस्ड रहते हैं जिसके कारण मिल्क सिक्रेशन नहीं होता है. लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी ये इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा एंड द मिल्क प्रोडक्शन विल स्टार्ट. Following to the parturition, estrogen and progesterone concentration in the plasma falls appreciably as the placenta, which was secreting large amount of these hormones, is no longer present. ठीक है, क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा बना रहा था प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली वो अब नहीं रहा, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल हो गया. इसके कारण प्रोलैक्टिन का लेवल अब बढ़ गया क्योंकि उसका इनहिबिटरी एक्शन खत्म हो गया. डिक्रीज लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स फैसिलिटेट्स द अनअपोज्ड मिल्क प्रोडक्शन बाय प्रोलैक्टिन. रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज है अंदर ही. सुनो. Superimposed upon the immediate fall of estrogen level following the parturition decreases the prolactin secretion from peak to new. छोड़ो. However, prolactin level still remains very high as the mother continues to nurse the breast. जब तक मदर बच्चे को पिलाती रहेगी प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहेगा. क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स के थ्रू हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन जारी जा रही है कि द मिल्क विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज बीइंग कंज्यूम्ड. तो कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन चलता रहता है.
Superimposed upon this high basal level, large secretory burst of prolactin occurs during the nursing period. जैसे जैसे नर्सिंग मदर करती रहेगी, प्रोलैक्टिन बर्स्ट चलते रहेंगे, मतलब लेवल उसका बार बार इंक्रीज करता रहेगा. जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करी जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन लेवल फॉल कर जाएगा. ठीक है. The mechanism mediating prolactin pulses is initiated by stimulation of nipple receptors by suckling that sends inputs to the hypothalamus. बच्चा सकल कर रहा है, निपल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन जाती है सीधे हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस में क्या हो रहा है? This inhibits the hypothalamic release of dopamine. As normally dopamine inhibits the prolactin secretion, decreased dopamine release stimulates the prolactin secretion. बताओ क्या मतलब है इस चीज का? समझ आई है? और इसके साथ एक बहुत मेजर चीज एसोसिएटेड है. If you people know that, I'll tell you. What is happening when the child is suckling? The input is going to the hypothalamus. हाइपोथैलेमस के इस इनपुट से डोपामीन का रिलीज इनहिबिट होगा. डोपामीन क्या है? व्हाट इज डोपामीन डूइंग इन अ बॉडी? इट्स अ हैप्पी हार्मोन. व्हाट इज इट डूइंग? इट इज बेसिकली कीपिंग यू हैप्पी, है ना? हैप्पी, एक्साइटेड. जब भी हम लोग किसी चीज से खुश हैं, एक्साइटेड हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामीन. नाउ आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि प्रेगनेंसी के बाद कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अपने ही बच्चे को फीड नहीं कराते, फैमिली में किसी से बात नहीं करते, खुद की केयर नहीं करते. दिस इज हैपनिंग इन मेनी केसेस. यू विल बी सीइंग व्हेन यू प्रैक्टिस अराउंड 20 to 30% ऑफ द फीमेल्स दे लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग आफ्टर द डिलीवरी. दिस इज नोन एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. वेरी कॉमन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस डोपामीन का लेवल फॉल कर गया है. अब बॉडी ने तो लेवल इसका इसलिए फॉल कराया था ताकि प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट हो सके और ब्रेस्ट फीडिंग हो सके, लेकिन डोपामीन का लेवल फॉल होते ही पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है एंड स्टार्ट लूजिंग ऑल इंटरेस्ट. So this is many people think that oh she didn't want to give the birth or this or that, but that is not the cause. The cause is actually what is happening inside the body. ठीक है? The cause of this is actually happening inside the body. Hypothalamus is not releasing the dopamine. Happy hormone is not there. The patient is highly unsatisfied and highly unconcerned with her body or her baby or her family. ठीक है? So डोपामीन को इनहिबिट किया, इनहिबिट करते ही अपना प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बढ़ गया. प्रोलैक्टिन ने साथ के साथ ही आपके जीएनआरएच को इनहिबिट कर दिया है. जीएनआरएच इनहिबिटेड है तो एफएसएचएलएच इनहिबिटेड है. एफएसएचएलएच इनहिबिटेड है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा. इसलिए जब तक मदर फीड कर रही है तब तक प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है. ठीक है? वैसे ये बहुत ही डाइसी मामला होता है क्योंकि कई बार एफएसएचएलएच इतना ज्यादा सप्रेस्ड नहीं होता. नॉर्मल पीरियड पेशेंट को स्टार्ट नहीं होता. शी गेट्स प्रेग्नेंट विदाउट द स्टार्टिंग ऑफ द नॉर्मल पीरियड विच हैपन्स अराउंड 2 to 3 months. 2 से 3 महीने के बाद नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी. लेकिन कई बार नॉर्मल पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पेशेंट को लगता है कि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ तो प्रेग्नेंट तो होंगी ही नहीं, बट प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि जीएनआरएच सप्रेस्ड तो है, एलएचएफएसएच सप्रेस्ड तो है, लेकिन फॉर सम टाइम धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू नॉर्मल. सो व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल, ovulation starts, pregnancy is possible. But mostly if the milk production is happening at a good rate, the prolactin level is high, it will keep the GnRH suppressed, it will keep FSHLH suppressed, and no ovulation will take place and pregnancy is not possible during the lactational period. ठीक है? So this is a natural procedure of contraception which aims at spacing the subsequent pregnancies. Suckling also initiates the milk ejection reflex. वो आप पढ़ लोगे milk ejection reflex क्या होता है. Now breast milk क्या क्या है इसमें पता ही है. हर तरीके का न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जिंक है, मिनरल्स है. Everything is already present in the mother's milk. It is a complete formula in itself and it cannot be manufactured artificially. जितना कुछ मदर के मिल्क में है वो कुछ ही कर लो दुनिया में, किसी भी फॉर्मूला मिल्क में
वो नहीं आ पाएगा। ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कीप क्वाइट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, एंटीबॉडीज, ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स, ठीक है, ये मिल्क कभी भी न्यूबॉर्न के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होता किसी भी तरीके से, क्योंकि एक तो न्यूबॉर्न का जीआई सिस्टम ही पूरा डेवलप नहीं है, प्लस उसके स्टमक में एसिडिटी भी उतनी नहीं है कि इसको वो कर, जिसे कहते हैं केजन उसका फॉर्म कर सके तो इजीली, प्लस उसके जीआई में एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत क्विक होती है। तो न्यू बॉर्न में मिल्क कभी भी किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं होता है, वो ऑब्जॉर्व हो पाता है, एसेंशियल फॉर द बेबी ग्रोथ। 6 मंथ्स तक वी एडवाइज, वैसे तो मोस्टली 4 मंथ्स तक कंप्लीटली एंड ओनली ऑन मदर्स मिल्क। 4 मंथ्स के बाद यू कैन गिव some kind of water or something if you want to add, especially in areas like Rajasthan where there is in heat बहुत ज़्यादा dehydration हो जाता है, तो water can be added, but up to 6 months breast milk is sufficient for all the needs of the baby. उसके बाद weaning कर देते हैं breast milk से and we start other foods. एड्स और हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन इससे जा सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी ब्रेस्ट मिल्क से जा सकते हैं। ये इसका कंटेंट है। एबनॉर्मेलिटीज, स्मॉल ब्रेस्ट, हाइपोथीलिया। हाइपोथीलिया है तो ना तो प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन होगा, ना प्रॉपर सकलिंग हो पाएगी बच्चे से, तो इट इज प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट गिव ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। We sometimes we put the patients on OCPs for some months, oral contraceptive pills which are estrogen and progesterone, ताकि breast enlargement हो सके and then she can go for the pregnancy. Polythelia, 2 से ज़्यादा breast है, हमको पता है कि जब breast development होती है तो there is a mammary line जिसमें एक primary होता है और secondary होता है। Secondary they disappear, अगर वो disappear नहीं हुए तो 2-3 mammary glands हो सकते हैं, एक प्राइमरी होता है, बाकी सेकेंडरी होते हैं। यूजली द मल्टीपल ब्रेस्ट आर स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल एंड फ्लैट, निपल्स में बी इन्वर्टेड। डेफिशिएंट लैक्टेशन, लैक्टेशन डेफिशिएंट जेनेटिक भी हो सकती है कि जेनेटिकली ही मिल्क प्रोडक्शन पूरी फैमिली में कम है तो वो नहीं होगा। जेनेटिकली क्यों? मतलब बेसिकली उसके ऊपर रिसेप्टर्स ही नहीं बने हुए हैं, ना प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स हैं ना ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स। जर्नलाइज्ड इलनेस, कोई भी क्रॉनिक इलनेस होगी तो इसमें लैक्टोजेनेसिस नहीं होगा, पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस की है या इस तरीके की कोई लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कुछ इस तरह की चीज है, तो उसमें आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी लैक्टोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होती एंड फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। देन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर, अंडरस्टूड है कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी आपकी रिप्रेस्ड है तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। एंड फेलियर ऑफ द बेबी टू सकल, बच्चा प्रीमेच्योर है तो उसको वो सकलिंग रिफ्लेक्स ही नहीं पता। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो सकलिंग रिफ्लेक्स उसमें होता ही है, जैसे ही आप ब्रेस्ट के पास लेके जाएंगे या उसके चीक को स्ट्रोक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा सकल करना शुरू कर देता है। दैट इज अ सकलिंग रिफ्लेक्स। जस्ट स्ट्रोक द cheek of a newborn baby, it will start doing because already it is developed. This is suckling reflex, baby. Then congenital abnormalities of the mouth, कौन सी? पैलेट, वो कौन सा पैलेट होता है? हाँ, क्लेफ्ट पैलेट। अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो बच्चे की सकलिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पाएगा। न्यूनेटल इलनेस होगा कोई भी तो फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, पता ही है हमको, कुछ केसेस में तो नॉर्मली भी हो जाता है जबकि ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद अगर प्रॉपर सकलिंग नहीं कर पा रहा बच्चा या मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो एनगॉर्जमेंट हो जाएगा। इसको हमें रिलीज करना पड़ता है। अगर एनगॉर्जमेंट को हम रिलीज नहीं करें तो मिल्क जो है वो डक्ट्यूल्स में ही जम जाता है, सो कॉल्ड, मतलब वहीं पे उसको वो डक्ट्यूल्स को बंद कर देगा and then infection develop हो जाएगा and a breast abscess is created. So sometimes we have to treat the patient for breast abscess surgically or on tablets. ग्लैक्टोरिया, ग्लैक्टोरिया का मतलब क्या होता है कि मिल्क सेक्रेशन इंक्रीज हो गई है। मोस्ट कॉमन कॉज ग्लैक्टोरिया का प्रेगनेंसी तो है ही, प्रेगनेंसी में तो होएगा ही होएगा। कई बार क्या होता है कि अबॉर्शन हुआ है, थोड़ी बड़ी अबॉर्शन है, 12 वीक्स के बाद की अबॉर्शन है, तो उसमें भी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अबॉर्शन होगी, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो प्रोलैक्टिन उसमें ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम द 8 वीक्स, है ना, तो वो क्या करेगा,
आपके मतलब पोस्ट अबॉर्शन मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। In women, when it is associated with amenorrhea, it is called galactoria amenorrhea syndrome. Tumor of the pituitary, ट्यूमर पिट्यूटरी का बहुत कॉमन कॉज है हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया का। इट इज अ बिनाइन ट्यूमर, इट इज नॉट मेलिग्नेंट, लेकिन ये कंटिन्यूअस मिल्क प्रोडक्शन करता रहेगा जब प्रेगनेंसी नहीं भी हो तो भी। प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स दीस आर कॉल्ड। ऑपरेटिव भी इसको हम ट्रीट करते हैं एंड मेडिसिन से भी। क्लोमिफेन सिट्रेट करके मेडिसिन आती है विच वी गिव टू कंट्रोल दिस ट्यूमर, ठीक है। It occurs due to persistent prolactin secretion without secretion of estrogen, may occur due to some drugs and may be seen in hypothyroidism also. Uncontrolled hypothyroidism है तो उसमें भी galactoria हो सकता है। Done with this? Thank you so much. I guess we have finished with the gynae this thing, female reproductive